जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आज 31 जुलाई है। आज दो महान हस्तियों को याद करने का दिन है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार और विचारक प्रेमचंद की आज जयंती है, और दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों के प्रख्यात और अद्वितीय क्षमताओं के धनी पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि भी है। ये दोनों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के कार्य को आसमान सी ऊंचाइयां प्रदान की। प्रेमचंद की कथाएं आम आदमी की कथाएं हैं। उन्होंने आम आदमी के दर्द को जिस प्रकार अपनी कहानियों में उकेरा, शायद उससे अधिक यथार्थवादी कहानियां कोई नहीं हो सकती। उनके उपन्यासों में आम आदमी का जीवन, विशेषकर किसान जीवन को साक्षात रूप से हम देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी ऐसे ऐसे गीत गाए जिनमें संगीत की वो ऊंचाइयां, वो बारीकियां देखने को मिलती हैं जिसके लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और हिंदी फिल्म संगीत जाना जाता है। मोहम्मद रफ़ी के कई गीत ऐसे हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज भी हम उनको सुनकर स्तब्ध से हो जाते हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं प्रेमचंद के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी को। सबसे पहले सुनते हैं प्रेमचंद की कहानियों, प्रेमचंद के चिंतन, प्रेमचंद के विचारों पर केंद्रित ये बातचीत, जिसमें हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्र से बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप सुनेंगे प्रेमचंद के ही उपन्यास गोदान पर आधारित गोदान फिल्म का एक गीत जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर अनंत मिश्र से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय पूरा विश्व कोरोना से संघर्षरत है और इसमें आपदा की जो समस्याएं हैं वो हम झेल ही रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हमें याद पड़ता है प्रेमचंद का साहित्य। प्रेमचंद ने गरीबों के और किसानों के संघर्ष को जिस प्रकार से अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में उकेरा, वो वास्तव में आज हमें सजीव दिखाई पड़ने लगता है। क्या है प्रेमचंद के साहित्य का मर्म और किस प्रकार से वो आज भी हमारे लिए सामयिक है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार, आलोचक और कवि प्रोफेसर अनंत मिश्र जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आकाशवाणी का प्रेमचंद जैसे महान लेखक की
के जन्म तिथि पर कुछ बोलने के लिए मुझसे कहा गया। मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, इस बात का सूत्र उन्होंने अपनी प्रस्तावना में मुझे दे दिया। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया कोरोना के बड़े संकट से जूझ रही है जी। और उस कोरोना के संकट से जूझते हुए प्रेमचंद के समय के जो गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, वे लोग भी अपनी भूख और अपनी जिंदगी के जद्दोजहद के लिए जूझ रहे थे। जी जी। तो मैं ये सोच रहा था कि कोरोना के संदर्भ में कि जो यूरोपीय देश हैं और बड़े धनी देश हैं, उनकी जिजीविषा और गरीबों की जिजीविषा का अंतर सोच रहा था जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इस संदर्भ में है कि जो उन्होंने किसानों मजदूरों की जो जिजीविषा है, उस जिजीविषा को एक बड़ी शक्ति के रूप में साहित्य में पल्लवित और पुष्पित किया जी। और ये देख कर मैं हैरान हूँ, बड़े लोगों को कोरोना ज्यादा प्रभावित कर रहा है अपेक्षाकृत छोटे लोग। जी जी। जो संत संस्कृत से जुड़े लोग थे, उनकी इम्यूनिटी उन आरओ के पानी पीने वालों और एसी में रहने वाले लोगों की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा है। जी जी। इस देश की मिट्टी में जो श्रम संस्कृति थी, जो किसान संस्कृति थी, जो मेहनत कशी की संस्कृति थी, उस संस्कृति को उन्होंने प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जो उस समय उदय दिखाया, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि शहरों में रहने वाले लोगों को कोरोना ज्यादा प्रभावित कर रहा है अपेक्षाकृत गाँव में रहने वालों लोगों के। गाँव के लोग नदियों का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, यहाँ तक कि गड्ढे और पोखर का पानी पीते थे और अमीरों की दृष्टि में बहुत गंदी जगह पर रहते थे, मट्टी में रहते थे, धूल में रहते थे। वे लोग कोरोना को हराने में ज्यादा समर्थ हैं और वे लोग कोरोना को ज्यादा हरा नहीं पा रहे हैं जो लोग आरओ का पानी पीते हैं, बिसलेरी का पानी पीते रहे हैं, फ्रूट्स खाते रहे हैं और महंगे होटलों में भोजन करते रहे हैं। और इसका प्रमाण यह है कि यूरोप के देशों में मृत्यु ज्यादा है और भारत में मृत्यु दर कम है, 2% 3%। ये बताता है कि प्रेमचंद जिस श्रम संस्कृति की ओर अपने साहित्य में इशारा कर रहे थे, जिस रंगभूमि में सूरदास के जिस संघर्ष की वो कहानी लिख रहे थे, जो प्रेमचंद पूस की रात में वो जो उस गरीब किसान का चित्रण कर रहे थे, जो जबरा कुत्ता के साथ, जाड़े के साथ उनका मुकाबला कर रहा था, उसकी गर्मी के साथ, जो वो अपने प्रसिद्ध उपन्यास गबन में होरी के संघर्ष के साथ लिख रहे थे। होरी में कितनी जिजीविषा है, सूरदास में कितनी जिजीविषा है और दूसरे उनके तमाम जो पात्र हैं, ईदगाह का जो हामिद है उसकी कितनी बड़ी जिजीविषा है। और इससे प्रमाणित होता है कि जिजीविषा कोई संपन्नता से नहीं आती है या संपन्नता के साहित्य पर लिखने से नहीं आती है, संपन्नता को महत्व देने से नहीं आती है। जिजीविषा आती है मनुष्य के श्रम से, मनुष्य की पसीने से और यहाँ तक कि कभी कभी बड़ी से बड़ी सत्ता को चुनौती देने की मानसिकता से। अगर किसी ने कर्मभूमि उपन्यास पढ़ा हो प्रेमचंद का, उसमें एक मुन्नी नाम की पात्रा है, वह पूरे जो है हमारे जो सनातन धर्म का जो कर्म मीमांसा है, वो शास्त्री से भी बात करती है कि शास्त्री जी, पंडित जी, इन कर्मों की मैं साथी नहीं रही हूँ, उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम क्यों। और प्रेमचंद अकेले लेखक हैं जो ईश्वर को भी कटघरे में खड़ा कर देते और नमक के दुर्गा में साफ साफ कहते हैं कि ऊपर की आमदनी में बरकत इसलिए होती उसे ऊपर वाला देता है और तनख्वाह की कमाई तो चांद है, वो बढ़ता घटता रहता है बराबर। तो प्रेमचंद का पूरा जो साहित्य है वो मनुष्य की जीविका और मनुष्य की श्रम, मनुष्य के भीतर जो प्राणवत्ता है, मनुष्य के अंदर जो जमीन से जुड़ने की ताकत है और धरती और समुद्र और पर्वतों से संघर्ष करके उसमें एक जीवन खोजने की जो महान ताकत है, उस ताकत पर टिकी हुई है। अभी कुछ दिन पहले तुलसीदास जी की जयंती थी। तुलसीदास की लोकप्रियता बहुत है, लेकिन इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तुलसीदास जी की लोकप्रियता, बहुत अच्छा साहित्य उनका है, बहुत महान साहित्य है। नाना पुराण निर्वाणम सम्मतम रामायण निगरितम,
वो सब उन्होंने कहा है, बहुत सारा वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह, और बहुत उसके प्रशंसक है, पूरी दुनिया में प्रशंसक है, लोग भी प्रशंसक है। लेकिन एक बात पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है कि वहाँ तुलसीदास जी का साहित्य कुछ राम के कारण भी है, यानी पारलौकिकता के आधार पर उनकी लोकप्रियता है। उनकी तुलना में प्रेमचंद का जो साहित्य है, प्रेमचंद उतने ही बड़े लोकप्रिय लेखक हुए हिंदी में, तो वह मनुष्य के आधार पर है। तो वो जो पारलौकिक शक्तियों का चुनौती देते हैं, उसके बावजूद प्रेमचंद का साहित्य जनता में बहुत पढ़ा जाता है। मैं प्रेमचंद इस मायने में महान मानता हूँ। और एक मुझे महाभारत का मिथ याद आता है कि जब अर्जुन को घमंड हो गया था, वो कर्ण से ज्यादा वीर है, क्योंकि कर्ण के बाण जब चलते थे तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था और अर्जुन के बाण चलते थे 10 कदम पीछे जाता था। बाद में कर्ण के वध के बाद अपना घमंड अर्जुन ने व्यक्त किया तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, कर्ण ज्यादा बलवान था, क्योंकि तुम जानते हो त्रैलोक्य का भार लेकर तुम्हारे रथ पर मैं बैठा था। उस रथ को ऊपर हनुमान जी बैठे थे। 2 कदम हटाना यानी 100 कदम हटाना। तो प्रेमचंद आदमी और आदमी की संवेदना और आदमी की भावना, आदमी का कर्म, आदमी का की ताकत, आदमी का श्रम, जो मनुष्य है उसके आधार पर उनका जो साहित्य है, जो अगर टिका हुआ है और तुलसीदास जी के समानांतर टिका हुआ है, तो कई अर्थों में मैं मानता हूँ कि तुलसीदास महान होंगे, लेकिन प्रेमचंद कम महान नहीं है, बल्कि मेरे दृष्टि में ज्यादा महान लेखक, जो इसी जिंदगी और इसी जमीन और इसी मनुष्यता, इसी श्रम, किसी गरीब मजदूर के सहारे का, किसी सामंत का, किसी राजा का चरित्र चित्रण करके उन्होंने महानता नहीं प्राप्त की, किसी ऋषि का, किसी परलोक का, किसी धर्म का, किसी भाव का, किसी स्वर्ग का, नरक का, किसी महान वैकुंठ लोक का हवाला देकर उन्होंने अपने साहित्य की लोकप्रियता नहीं प्राप्त की, बल्कि मनुष्य के भीतर जो संवेदनशीलता है, जो उसकी महानता है, उसके आधार पर उन्होंने अपने साहित्य का निर्माण किया और उसे जनता में परोसा और जनता ने उसे बड़े स्वाद से उसे ग्रहण किया। जी 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 जी। आप ध्यान दीजिएगा, मंत्र कहानी में जो डॉक्टर है वो टेनिस खेल रहा है, वो बूढ़े के बच्चे को बचाने के लिए नहीं जाता है, लेकिन रात को सोता हुआ वो मना तो कर देता है बूढ़ा कि नहीं जाऊंगा, डॉक्टर ने हमारे समाज लड़का मर गया नहीं आया, ये रात को चुपके से उठ कर जाता है वो गरीब आदमी और वो डॉक्टर के लड़के को ठीक करता है अपने मंत्र के बल से। ये फर्क है अमीर और गरीब। गरीब के भीतर जो चेतना है, गरीब के घर में जितनी जगह है अपने अतिथियों के लिए, वो महल में रहने वाले बड़े लोगों के घरों में जगह नहीं है। अपने दामाद को, अपने फुफ्फा को बड़े बड़े होटलों में टिकाते हैं कि उनके कमरे में जगह नहीं है, कि उनके दिल में जगह नहीं। क्या बात है। तो जो दिल में जगह देने वाली जो साहित्य की संवेदना है, वो प्रेमचंद की बड़ी संवेदना है, जो एकदम लौकिक धरातल पर, जमीनी स्तर पर भारतीय मनुष्यता और विश्व की व्यापक मनुष्यता, क्योंकि व्यापक मनुष्यता तो अभाव में और संघर्ष में रहती, तो व्यापकता की दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से और चरित्र की दृष्टि से भी गरीब का चरित्र होता है, वो नहीं बिकता, उसकी आत्मा नहीं बिकती है। अमीरों की तो बिक जाती है। पढ़े लिखे लोगों का तो कोई ईमान नहीं होता, उनके पास पोथी का ज्ञान होता है, ईमान नहीं होता है। तो गरीब आदमी के पास पोथी का ज्ञान नहीं होता है, पर ईमान होता है। और ये ईमान, ये श्रम, ये संवेदनशीलता जो उनकी कहानियों में है, जो उनके उपन्यासों में है, जो उनके बाल चरित्रों में है, जो उनके स्त्री चरित्रों में है, जो उनके किसान चरित्रों में है, जो उनके तमाम चरित्रों में है, वह उनके तमाम व्यापक उपन्यास जो उन्होंने उर्दू में लिखा, पहले हिंदी में आए, तो वो इसीलिए उर्दू हिंदी दोनों के महान साहित्यकार माने जाते हैं, क्योंकि जन जो है, आम जन की रचना के भीतर, और आम जन कभी खराब नहीं होता है। दुनिया में जितनी भी खराबियां हैं वो श्रेष्ठ जनों की खराबियों के कारण फैली हुई है, क्योंकि शीर्ष जो है वो हृदय विहीन है। जैसे श्रेष्ठ लोगों के घरों में अतिथियों तक की जगह नहीं होती है, वैसे ही श्रेष्ठ लोगों के दिमाग में तमाम व्यापक जनता के लिए कोई ध्यान नहीं होता है। इस आधार पर अगर आप प्रेमचंद के को याद करें तो प्रेमचंद एक महान लेखक है। और आप देखिए कि वो जो वर्णन करते हैं, वो वर्णन कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना जमीनी होता है। मेरे शिष्य चितरंजन ने मूल बात उनकी है, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। वो एक जगह लिखते, उनको इसका उल्लेख किया चितरंजन जी ने, तो मैं भी उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझको बहुत इसका ध्यान आता है कि गांव का रास्ता पहले जमाने में
उसी तरह से बंद हो जाता था जैसे बच्चों की आंख सूर्य डूबने के साथ बंद होने लगती है। ये बहुत निहायत महीन बात प्रेमचंद ही लिख सकते थे। जी जी जी। ये बात प्रेमचंद के गोदान में, जब गोदान आने की बात आती है, जिस गाय के लिए जिंदगी भर तरसता रहा, होरी मर जाता है बूढ़ा होने के पहले ही जी। तो मरने के बाद दाता दीन आते हैं, कहते हैं कि अरे भाई इनका गोदान होना चाहिए। तो धनिया कहती है कि घर में न पैसा है न रुपया है, सुतली बेचकर 20 आने पैसे लाई थी, यही रहा इनका गोदान। और धनिया पछाड़ खाकर गिर जाती है। उपन्यास कान के मार्मिक होता है। जी जी जी। पढ़ने वालों की आंख में आंसू आ जाते हैं। जो लेखक जायसी ने कहा कि हमारा पद्मावत कोई पढ़े, उसकी आंख से 2 बूंद आंसू आ जाए तो मैं अपनी लेखनी को धन्य मानूंगा। प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद के पाठ, प्रेमचंद के द्वारा जो वैचारिक जो निबंध लिखे गए, उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए, प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो आम आदमी की आंखों में संवेदना के आंसू पैदा कर सकते हैं। दूसरे लेखक भगवान के भरोसे लिखते हैं, इंसान के भरोसे। तो प्रेमचंद ने ही लिखा। और प्रेमचंद की जयंती पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने आकाशवाणी के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम प्रोफेसरों का काम ही है कि प्रेमचंद की आलोचना बतियाएं, इसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसका तो थीसिसें लिखी जा रही है। जी जी। लेकिन मैं उन थीसिसों के चक्रजाल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये इशारा करना चाहता हूँ कि जो प्रेमचंद ने भगवान के भरोसे नहीं, आदमी के भरोसे लिखा है, वह भगवान से के भरोसे पर लिखने वाले तमाम बड़े बड़े लेखकों से भारी है। सर, प्रेमचंद का जो साहित्य है सर, वो आजादी के पहले का है सर, और आज का जो लगभग 70 साल बीत चुके हैं सर, और आज जो असमानता का जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा हो गया है सर। संपन्न और अधिक संपन्न हो गए, गरीब गरीब ही रह गए हैं। ऐसे में प्रेमचंद याद आना स्वाभाविक लगता है। आज के परिप्रेक्ष्य में सर, वर्तमान परिदृश्य में आप प्रेमचंद को कहाँ रखते हैं सर? किस प्रकार उनकी कहानियां या उनके जो विचार हैं? आज का मेरे विचार से आज का लेखक जो है वह शहरों में रहता है ज्यादातर, और अपने गांव कभी कभी जाता है। उसे पता ही नहीं है कभी गांव का तमाम गरीब आदमी क्या संघर्ष कर रहा है। वो हवा हवाई में लिखता है। उसे जो है मध्य वर्ग का जो स्त्री पुरुषों और के बीच जो संबंध चलते रहते हैं, 1 2 3 4, जो तरह तरह के द्वंद्व हैं, तनाव हैं, चाहे स्त्री लेखिकाएं हों तो पुरुष लेखक हों, ज्यादातर कहानियों में आप यही देखते हैं जी। और उसे यथार्थ का पता ही नहीं। कहा जाता है कि वो रियलिटी इज मोर देन फिक्शन। अभी रियलिटी उनको दिखाई नहीं पड़ती। मैं अपने गांव गया था एक दिन, तो मैंने एक आदमी मिला है, उसने कहा कि बाबू हमके 100 को नोट रहने देख ले बाटियों। मैंने उसको 100 रुपया दिया। ये बात दिखाई नहीं पड़ रही हम लोगों को, हमको नहीं दिखाई पड़ रही है, तो दिल्ली में बैठे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगी? जी। वो नहीं जानते हैं हमारे मोहल्ले में कितना घर मैं जानता हूँ जिसके साथ दोनों का खाना नहीं बनता है जी। हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस शहर के लेखक नहीं जानते हैं उनकी गलियों में कैसे कैसे लोग जीवन जिंदगी जी रहे हैं। ये जो दूरी बनाई गई है एक अभिजात वर्ग सभ्यता की, इसके बारे में गांधी जी ने शैतानी संस्कृति सभ्यता कहा था। ये ऐसा एक असंवेदनशील समाज बनता जा रहा है जहाँ किसी को कोई सुन नहीं रहा है। हर आदमी अपने बैलेंस, अपने बच्चों के प्लेसमेंट, उसकी नौकरी, मध्य वर्ग में है तो उच्च वर्ग में जाने की इच्छा से भरा हुआ है और उसे मजदूर ही अपने प्रवासी दिखाई पड़ते हैं। उनको नहीं लगता है प्रवासी कहाँ से हो गए। इस तरह का जो एक अमानवीय अभिजात संस्कृति पैदा हुई है। आप ये देखिए इसी कोरोना काल में क्या हो रहा है जी। आप किसी को चावल दे देते हैं या किसी को आप रोटी दे देते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसको दवाई का काम नहीं लगेगा, उसके यहाँ कोई बीमार उस पर नहीं टूटेगा, उसकी चौपड़ी जो चू रही है उसको झोपड़ी या उसका जो घर चू रहा है उसका नहीं, उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसका कोई उपाय है क्या? यही हर मोहल्ले में समस्या है जी। हर जगह समस्या है, लेकिन लोगों को अपने बैंक बैलेंस की चिंता है। तो लेखक भी उससे ग्रस्त हो गए हैं। लेखक भी एक तरह के बहुत बड़े अमीर वर्ग के एक अप्रत्यक्ष समर्थक बन गए हैं और इसी नाते आज भी इस देश का गरीबों का यथार्थ नहीं आ पा रहा है।
वो प्रेमचंद जैसा लेखक नहीं हो रहा है। तो प्रेमचंद आजादी के पहले था, आजादी के पहले एक बड़ा मूल्य था देश को स्वतंत्र करने का। गांधी जी थे, इसलिए बहुत से लोगों के मन में बड़े मूल्य थे। अब आजादी मिल गई तो महान मूल्य समाप्त हो गया, और तब अपना अपना घर भरने की फेर में फिरा के, अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी सत्ता, अपना अपनी नौकरी, अपना अपना खेत, अपना अपना बेटा, अपनी अपनी बेटी के चक्कर में है, और इस बीमारी से ग्रस्त लेखक भी हो गए हैं। इसलिए प्रेमचंद जैसे लेखक की संभावना कम होती है। और आप जानते ही हैं कि जब समस्याएं बड़ी व्यापक होती हैं, आजादी की समस्या बड़ी व्यापक समस्या, रंग भेद की समस्या बड़ी समस्या थी। नेशनल मंडेला इसलिए हुए, गांधी जी इसलिए हुए कि बहुत बड़े संघर्ष का और बड़े लक्ष्य को लेकर चल बहुत रहे बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती। आज तो केवल विकास ही एकमात्र जो है घर, चौड़ी सड़क, मकान, बिजली, पानी, एसी, कूलर, अमेरिका में लड़का पढ़े, इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, यही रह गया है। तो जो समाज का ही लक्ष्य, फ्लैट और स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो समाज का ही आदर्श रह गया है, नौजवानों का ही आदर्श रह गया है। बूढ़े तक भी अपना अपना पैसा बचाने के चक्कर में भाई बच्चों से अपना पैसा बचाने की जी। तो एक ऐसे भयावह समय। एक दिन मैं कहा, मेरे गांव की तरफ एक सड़क जाती नई चौड़ी बन गई है। अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने, 1 साल भर पहले एक समाचार निकला था, रात को एक आदमी मर गया, 150 गाड़ियां गुजर गई। पुलिस को अगले दिन उसकी चमड़ी को भी निकाल करके पोस्टमार्टम भेजना पड़ा। ये 150 गाड़ियां कौन गई होंगी जिन्होंने रुक कर देखा भी नहीं कि कौन आदमी पड़ा हुआ है। आप ये देखिए, ये समय हो गया संवेदनहीनता का। एक ऐसे संवेदनहीन समाज में जब वो लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई आदमी मर रहा है, आग में जल रहा है, उसकी सेल्फी लेने के चक्कर में एक ऐसा एक अमानवीय समाज बन रहा है। ऐसे अमानवीय असंवेदनशील समाज में प्रेमचंद जैसे लेखक की संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। फिर भी प्रेमचंद से कुछ सीख ले लें आज की ये पीढ़ी, और उनका जो दर्द है अगर वो उसको समाज यही सीख ले लेती। लड़के प्रेमचंद को पढ़ते, तुलसीदास को पढ़ते, जायसी को पढ़ते, आप देखिए तो सारे दिमाग का डिवाइस बदल दिया गया है ना। एक ऐसी कंडीशन जनता दुनिया में पैदा की जा रही है, जो कंडीशन जनता कुछ सोचने समझने का अवसर ही न प्राप्त कर सके। सब बच्चों का दिमाग कंडीशन होता चला जा रहा है जी। और ये जो कंडीशन दिमाग है, दुनिया को कहाँ ले जाएगा। अभी तो कोरोना है, वो एक ऐसे दिमागी संकट की ओर ले जाएगा। मानवता हमेशा के लिए एक तरह की दानवता, और कौन दानव देवता कुछ होते नहीं, यही दानवता है जो दानवता चल रही है जी। ये मशीन तो और दानव बना रही है जी। सुविधाओं के साथ शांति समाप्त हो रही है। सुविधा है, शांति नहीं है जी। धन है, शांति नहीं है। कोठी है, शांति नहीं है। व्यक्ति है, संवेदना नहीं। स्त्री पुरुष एक ही बिस्तर पर बैठे हुए अलग अलग चैट कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में संवाद नहीं है। जो आप जहां आप जाते हैं मिलने किसी से, उससे नहीं मिलते हैं आप फोन से दूसरे से बात। जहां आप हैं वहां नहीं होते। बिल्कुल। तो ये डिवाइस जो बन रहा है दुनिया में, ये डिवाइस धीरे धीरे प्रेमचंद जैसे लेखक की संभावनाओं को खत्म कर रहा है, और दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। जी। प्रोफेसर अनंत मिश्र, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और प्रेमचंद को नए संदर्भों में परिभाषित करने का प्रयास किया। प्रेमचंद से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे ये जो दुनिया बदल रही है इसमें किस प्रकार से प्रेमचंद को फिट किया जाए। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर अनंत मिश्र। और अब आइए सुनते हैं गोदान फिल्म का ये गीत, जिस
ने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नियामत अली और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत। नयन दो हमरे तोहरी वो, 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 नयन दो हमरे, नयन दो हमरे, नयन दो हमरे तोहरी वो, नयन दो हमरे तोहरी वो, नयन दो हमरे तोहरी वो। हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत, हम चितवत तुम चितवत नाही हो, हम चितवत तुम चितवत नाही, ओ बालम चित चोर, नयन दो हमरे तोहरी ओर, नयन दो हमरे तोहरी ओर, नयन दो तुम तो चंदा जगत उजियारे, तुम तो चंदा जगत उजियारे, तुम तो चंदा, अब तुम तो चंदा, जगत उजियारे, जगत उजियारे, जगत उजियारे, तुम तो चंदा जगत उजियारे, मैं बन बैठी चकोर, नयन दो हमरे तोहरी ओर, नयन दो हमरे तोहरी ओर, हमरे तो एक तुम ही हो मोहन, हमरे तो एक
इस गीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।